जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा इसके साथ साथ आप सभी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ध्यान देना है। सभी क्वेश्चंस एक एक करके सभी आपको ध्यान देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कर्जन, लिटन, रिपल तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका रिपन। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल जो लाया गया था वो रिपन के द्वारा लाया गया था। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देना है कि इल्बर्ट बिल जो आया था वो आपका 1883 में आया था, जो कि एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों इससे पहले ये था कि पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई कर सकते थे। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन है कृषक प्रजा पार्टी, ऑप्शन बी है आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी तथा ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी तथा जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था, जो ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था कब। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन जो है वो है 1920, 1914, 1917 तथा 1947। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो 1917 में शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो चंपारण है वो आपका बिहार में है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको और ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देना है कि चंपारण के एक कृषक राजकुमार शुक्ला आपसे पूछा जाता है कि चंपारण का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसके बुलावे पर महात्मा गांधी जी बिहार गए थे। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राजकुमार शुक्ला। तो आपको ध्यान देना है कि चंपारण में किसान राजकुमार शुक्ला अपने साथी किसानों की स्थिति से दुखी थे तथा तीन गठिया प्रणाली जो थी जिसके लिए किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने की आवश्यकता होती थी, यानी कि आपको आपके खेत के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है केसरी, यंग इंडिया तथा आपका ऑप्शन सी भी आपका दोस्तों केसरी ही है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शंस मैच हो गए हैं, तो जो इसमें सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो आपका यंग इंडिया था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों यंग इंडिया से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको ध्यान देना है कि 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्री जो आपकी वह यंग इंडिया थी। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी कौन थे। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शाहनवाज खान। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो आज़ाद हिंद फौज है उससे ही इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जाना जाता है, जिसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 1942 में। ये आपको ध्यान देना है। तथा इसके जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो आपके थे कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है कि मेरे पास खून पसीना आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चर्चिल ने कहा था। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका 1939 1945 के बीच में हुआ था,
तथा जो आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, वह 1940-1945 के बीच में था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? दोस्तों आपके जो ऑप्शंस हैं माउंटबेटन, विलियम बेंटिंग, आपका ऑप्शन सी है कर्जन तथा ऑप्शन डी है आपका क्रिप्स। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कर्जन के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि 1899 में भारत के वायसराय के रूप में कर्जन की नियुक्ति हुई थी तथा ये जो कर्जन था वह 1905 तक इस पद पर कार्य किया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि 1905 में जो कर्जन था इसने अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वह है मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में तथा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में स्थित है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आधिकारिक जो स्थापना हुआ था गदर पार्टी का वह 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के दिन हुआ था तथा गदर पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे वो आपके थे हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह दाहेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह तथा आपके सोहन सिंह भाखना। इसमें आपसे पूछा जाता है कि सोहन सिंह भाखना जो थे वो आपके कौन से पार्टी के सदस्य थे? तो आपको ध्यान देना है गदर पार्टी के सदस्य थे। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद तथा ऑप्शन डी है आपका महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। और दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि संविधान सभा को जो स्थापित किया गया था वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था तथा उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे तथा 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे उन्हें किया गया तथा जो इसके उपाध्यक्ष थे वह थे आपके HC मुखर्जी तथा बेटी कृष्णाचारी, ये आपको ध्यान देना है। तथा ये आपको ध्यान देना है कि 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग किया गया था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके BR अम्बेडकर जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार जो थे आपके वो थे आपके VN राव जी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय MP और MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानीय MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो आपके सांसद होते हैं तथा MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो आपके विधायक होते हैं वह निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि MLA और MP जो होते हैं वो आपके पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका आप ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक यानी कि तालुका ब्लॉक को ही बोलते हैं, तो ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय हैं आपके पंचायती राज में, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? अब दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार जो कि आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं तथा भाग 3 में है वह किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि मौलिक अधिकार भारत की संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है तथा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ही, आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण जो था वो कौन था? दोस्तों आपके ऑप्शन है रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान तथा अमेरिकी संविधान। दोस्तों आप क्वेश्चन एक बार और देख लें कि आपसे पूछा जा रहा है किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है?
तो दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिकी संविधान। दोस्तों आपको थोड़ा मैनेज करना है, इसमें थोड़ा जो फॉन्ट हो है वो आपका बड़ा हो गया है, जिससे आपका पूरा क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन सही से नहीं आ पा रहे हैं। आगे ध्यान दिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको जो की पॉइंट्स हैं आपको ध्यान देना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण जो हुआ था वो आपका 1787 ईस्वी में हुआ था। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में आपका अभी तक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कोई महिला न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है चीफ जस्टिस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कौन थी जो कि भारतीय पहली थी। तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फातिमा बीबी जो थी वह आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वर्ष 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन में कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है, तथा जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट का उनका जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष की आयु तक होता है, तथा जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पदों की संख्या है वह आपका 34 है, यानी कि 33 + 1, 33 जो है वो आपके चीफ जस्टिस एक है तथा अन्य 33 जो है वो आपके जस्टिस हैं। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वित्त आयोग का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है, तथा वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके एन के सिंह जी हैं, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो आपके जो ऑप्शंस है वह है 1970, 1977, 1960 तथा 1956। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पुडुचेरी को भारतीय संघ में आपका 1956 मिलाया गया था। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, तथा पहले यह फ्रांसीसी उपनिवेश था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि पुडुचेरी जो है वहाँ पर कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा है, जबकि यनम आपका है जो बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तथा आपका माहे जो है वह केरल में स्थित है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि पुडुचेरी जो है वह आपका 4 जगह पे फैला हुआ, आपका केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा आपका पुडुचेरी एक सेपरेट भी है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? अब जो आपके ऑप्शंस है वो इस प्रकार है कि नियम समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति तथा ऑप्शन डी है आपका प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नियम समिति जो है उसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका लोक लेखा समिति होता है इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं आपके वह राज्यसभा से होते हैं। तथा आपका जो अगला है वो आपको ध्यान देना है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? अब दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शंस है वह है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा आपका लास्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक प्रत्येक संघ के लिए साथ ही प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा कब भंग होती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा कब भंग होती है। तो आपके ऑप्शन है 4 साल, 6 साल, ऑप्शन सी है आपका संकट काल में तथा ऑप्शन डी है आपका कभी नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा जो है वो आपका कभी नहीं भंग होता है, चाहे जितना भी संकट आ जाए और चाहे जितने भी साल चला जाए।
अब आपको जो ध्यान देना है इससे संबंधित राज्यसभा से कि भारत का जो राज्यसभा है वह भारतीय संसद का ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, यानी कि अपर सदन इसे बोला जाता है। तथा लोकसभा जो है वो आपका निचली सदन है, ये आपको ध्यान देना है। राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, यानी कि निर्वाचित किए जाते हैं, तथा इन्हें नामित सदस्य के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है इसमें वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत का जो मंत्रिपरिषद है वो आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो लोकसभा है वह आर्टिकल 81 में इसका भारतीय संविधान में उल्लेख है, तथा जो आपका लोकसभा का कार्यकाल होता है वह आपका 5 साल होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब तो दोस्तों आज का ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से देखनी है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक भी करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों।